हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 29 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में कितने साल पुराना कुशाणकालीन स्तूप मिला? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 2000 साल पुराना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल बनने की इकाई कहां पर बनेगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के लास्ट 6 मंथ की जो PDF हमने तैयार की है उसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस PDF में उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के जनवरी से लेकर के जून 2021 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया गया है। और इसके अलावा अगर आपको जुलाई मंथ की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप जुलाई मंथ और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 में पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में कितनी महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 3। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए 104 किसानों व मजदूरों के स्वजनों को सरकारी नौकरियां देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पंजाब। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस एक कार्यकारी निदेशक ED नियुक्त किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी अजय कुमार को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में स्वदेश में विकसित निर्देशित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफल परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण किया है पाकिस्तान ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक CCTV कैमरे लगाने के मामले में कौन सा शहर दुनिया में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कर्नाटक के बाद लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य निम्न में से कौन बन गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उभरते सितारे फंड की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लखनऊ से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लखनऊ में उभरते सितारे फंड लॉन्च किया। इस स्पेशल फंड का मकसद देश के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना और एक्सपोर्टर्स की मदद करना है। इंडिया एग्जिम बैंक और सिडबी दोनों मिलकर इस फंड का संचालन करेंगे। जुलाई 2021 में इसका सेबी में रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। उभरते सितारे फंड एक्सपोर्ट से जुड़ी यूनिट्स में इक्विटी या इक्विटी जैसी किसी टूल के माध्यम से निवेश करेगा। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लखनऊ में उभरते सितारे फंड को लॉन्च किया है। और इस फंड का मकसद क्या है? तो इसका मकसद है देश के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना और एक्सपोर्टर्स की मदद करना। और इसका जो संचालन है वो कौन करेगा? तो इंडिया एग्जिम बैंक और सिडबी दोनों मिलकर के इसका संचालन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली एंटी रेबीज लैब कहां स्थापित की जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में। आसियाना स्थित लोकबंधु अस्पताल में पहले एंटी रेबीज लैब बनाए जाने के प्रस्ताव को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है। चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार लैब के शुरू होने के बाद रेबीज से जुड़ी जांचों को दिल्ली व अन्य शहरों में भेजने के झंझट से निजात मिलेगी। अस्पताल प्रशासन के अनुसार लैब तैयार करने में लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके तहत एंटी रेबीज लैब में माइक्रोबायोलॉजी लैब, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, 2 लैब टेक्नीशियन, डाटा एंट्री ऑपरेटर शामिल रहेंगे। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश की पहली
एंटी रेबीज लैब कहां पर स्थापित की जाएगी, तो ये लखनऊ में स्थापित की जाएगी। और कहां पर, तो आसियाना स्थित लोक बंधु अस्पताल में इसे स्थापित किया जाएगा। अब दोस्तों इससे होगा क्या, तो इसके स्थापित होने से रेबीज से जुड़ी जांचों को दिल्ली व अन्य शहरों में भेजने की जो समस्या थी, अब उससे निजात मिलेगी। यानी इससे जुड़ी हुई सारी जो जांचें हैं वो प्रदेश में हो सकेंगी। अब यहाँ पर जो रेबीज है, तो रेबीज क्या होता है, तो रेबीज एक वायरल डिजीज है। यह कुत्तों, बंदरों आदि के काटने से फैलता है। रेबीज से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। और इसमें लक्षण क्या होते हैं व्यक्ति के, तो पीड़ित व्यक्ति को जो है पानी से डर लगता है और वह जोर जोर से चिल्लाता भी है, और जो वह व्यक्ति है वो पागलों जैसा व्यवहार करता है। ये जो है रेबीज के लक्षण होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एंटी रेबीज लैब उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थापित की जाएगी, तो आसियाना स्थित लोक बंधु अस्पताल लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ई संजीवनी ने पूरे भारत में 1 करोड़ से अधिक टेली कंसल्टेशन किए हैं। निम्नलिखित में से कौन उन शीर्ष 7 राज्यों में से हैं जिन्होंने उच्चतम परामर्श पंजीकृत किया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी सभी, यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये उन शीर्ष 7 राज्यों में शामिल हैं जिन्होंने उच्चतम परामर्श पंजीकृत किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ई संजीवनी ने पूरे भारत में 1 करोड़ से अधिक टेली कंसल्टेशन किए हैं। भारत भर के 701 जिलों में जनता द्वारा ई संजीवनी का उपयोग किया गया और ई संजीवनी के रोगियों में 56% से अधिक महिलाएं हैं। सिर्फ 7 राज्य जिन्होंने उच्चतम परामर्श पंजीकृत किया वह कौन कौन से हैं, तो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार है। राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा टियर 2 और टियर 3 शहरों में अपेक्षाकृत अधिक लोकप्रिय है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जो ई संजीवनी है उसने पूरे भारत में 1 करोड़ से अधिक टेली कंसल्टेशन किए हैं। अभी दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ई संजीवनी ने टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की थी। टेलीमेडिसिन सेवा क्या होता है, तो टेलीमेडिसिन सेवा के तहत जो व्यक्ति हैं वो ऑडियो या वीडियो कॉल या टेक्स्ट मैसेज से डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। तो अभी जो है स्वास्थ्य मंत्रालय की ई संजीवनी ने पूरे भारत में 1 करोड़ से अधिक टेली कंसल्टेशन किए हैं, यानी परामर्श लिए गए हैं। और उनमें से अगर देखा जाए कि उच्चतम परामर्श पंजीकृत किन राज्यों ने किया है, तो 7 राज्य हैं वो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, पंकज कुमार सिन्हा को। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक पद पर पंकज कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया। पंकज कुमार सिन्हा भारतीय पुलिस सेवा के राजस्थान 1988 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं। पंकज कुमार सिन्हा वर्तमान में बीएसएफ में विशेष महानिर्देशक स्पेशल डीसी के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ 6300 किलोमीटर से अधिक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो पंकज कुमार सिन्हा को बीएसएफ के महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। अगर बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है 1965 में बीएसएफ की स्थापना हुई थी। और बीएसएफ का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो नई दिल्ली में बीएसएफ का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने वांचुवा महोत्सव 2021 मनाया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, असम ने। असम राज्य ने वांचुवा महोत्सव 2021 मनाया। इस दिवस को असम राज्य की तिवा आदिवासी मनाते हैं। तिवा आदिवासी के द्वारा वर्ष में अच्छी फसल को चिन्हित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, जिसके तहत वह गाने, नृत्य, अनुष्ठानों के एक समूह के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो वांचुवा महोत्सव है ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये असम से संबंधित है और इसे असम की तिवा आदिवासी जो लोग हैं वो इसे मनाते हैं। अब यहाँ पर असम की बात है तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर है हिमंत बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर है जगदीश मुखी। और असम में लोकसभा सीटों की संख्या है 14 और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 7। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर यानी रोविंग सिनेमा हॉल कहाँ स्थापित किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर
यानी रोविंग सिनेमा हॉल लद्दाख राज्य को प्राप्त हुआ, जिसे वहां की निजी कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है। कंपनी पिक्चर टाइम डिजीप्लेक्स में 11,562 फीट की ऊंचाई पर स्थापित इस थिएटर के विश्व की सबसे ऊंचे थिएटर होने का दावा किया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर यानी रोविंग सिनेमा हॉल कहां पर स्थापित किया गया है, तो ये लद्दाख में बनाया गया है। और इसे किस कंपनी ने बनाया है, तो पिक्चर टाइम डिजीप्लेक्स जो कंपनी है उसने इसे बनाया है। और ये जो है 11,562 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है, जो कि विश्व के सबसे ऊंचे थिएटर होने का इस पर दावा किया जाता है। और ये जो कंपनी है पिक्चर टाइम डिजीप्लेक्स, इसके संस्थापक और सीईओ कौन है, तो ध्यान रखना है सुशील चौधरी। ये जो कंपनी है पिक्चर टाइम डिजीप्लेक्स उसके संस्थापक और सीईओ हैं। अब दोस्तों ये लद्दाख में बनाया गया है, तो ये है मैप में लद्दाख। लद्दाख की कैपिटल है लेह और कारगिल। लद्दाख के चीफ मिनिस्टर की सीट अभी वैकेंट है और लद्दाख में गवर्नर है राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो एक यहाँ पर लोकसभा सीट की संख्या है और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर नहीं है, यानी केवल यहाँ पर लोकसभा सीट की एक संख्या है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील 21 अक्टूबर 2021 को किस शहर में खुलेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दुबई में। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील 21 अक्टूबर 2021 को दुबई में खुलेगा। लंदन आई की ऊंचाई से लगभग 2 गुना एन दुबई पर्यटकों को 250 मीटर की ऊंचाई तक ले जाएगा, जहां से वह दुबई की मनोहर स्काई लाइन के आलीशान दृश्य का आनंद ले सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि ये जो ऑब्जर्वेशन व्हील है इसका नाम क्या है, तो एन दुबई इसका नाम रखा गया है। दुबई के विश्व रिकॉर्ड तोड़ने वाले आकर्षणों की लंबी सूची में शामिल होने वाली एन दुबई नवीनतम उपलब्धि है। यह लगभग 38 मिनट के चक्कर से शुरू होकर लगभग 76 मिनट के 2 घुमावों तक होने वाले अनुभवों की पेशकश करेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील कहां पर इसे बनाया गया है, तो दुबई में इसे बनाया गया है और इसका नाम क्या है, तो एन दुबई इसका नाम रखा गया है। और ये पर्यटकों को कितनी ऊंचाई तक ले जाएगा, तो ये 250 मीटर की ऊंचाई तक पर्यटकों को ले जाएगा। और ये जो दुबई है ये कहां पर पड़ता है, तो यूएई की ये लार्जेस्ट सिटी है दुबई। अगर यूएई की बात करें तो यूएई की कैपिटल क्या है, अबू धाबी यूएई की कैपिटल है। और संयुक्त अरब अमीरात की जो मुद्रा है वो क्या है, तो यूएई दिरहम ये संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है। और यूएई की प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में, तो खलीफा बिन ज़याद अल नहयान वर्तमान में यूएई के प्रेसिडेंट है। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील, जिसे कहां पर स्थापित किया गया है, संयुक्त अरब अमीरात की दुबई में इसे स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस उपहार स्वरूप दिए? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश में। भारत ने बांग्लादेश को 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस उपहार स्वरूप देने की घोषणा की। इन एम्बुलेंस को देने का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार की तरफ से देश में एम्बुलेंस की संख्या में वृद्धि करना और आम आदमी के जीवन में एम्बुलेंस की आवश्यकता को जल्द से जल्द पूरा करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत सरकार ने बांग्लादेश को कितने एम्बुलेंस उपहार स्वरूप देने की घोषणा की है, तो 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस उपहार स्वरूप देने की घोषणा की है। अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, तो ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है, तो अब्दुल हामिद वर्तमान में बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो टका बांग्लादेश की मुद्रा है। अब दोस्तों जब भी कोई भी देश आता है तो उसकी कैपिटल, करेंसी, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ला गणेशन को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अगस्त 2021 को ला गणेशन को मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया। अगस्त 2021 की शुरुआत में नजमा हेपतुल्ला की सेवानिवृत्त होने के बाद राज्यपाल का पद खाली हो गया था। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद मणिपुर के राज्यपाल की भूमिका निभा रहे थे। हेपतुल्ला 2016 में पहली बार सीट पर आने के बाद से इस पद को संभाल रही थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मणिपुर में नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया है,
तो ला गणेशन को, इनका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इनसे पहले कौन राज्यपाल थे यहाँ के, तो नजमा हेपतुल्ला, ये मणिपुर की राज्यपाल थी जो कि अगस्त 2021 की शुरुआत में सेवानिवृत्त हो गई थी। अब दोस्तों ये जो ला गणेशन है ये मणिपुर के राज्यपाल बने हैं। तो मणिपुर की कैपिटल क्या है, तो इम्फाल मणिपुर की कैपिटल है। मणिपुर के सीएम कौन है, तो एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। और मणिपुर में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 2 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 1 यहाँ पर राज्यसभा सीट की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, ओ चंद्रशेखरन का अगस्त 2021 में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल से। पूर्व भारतीय फुटबॉलर ओ चंद्रशेखरन का अगस्त 2021 में निधन हो गया। चंद्रशेखरन 1960 के रोम और 1964 के टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। वह 1962 के एशियाई खेलों में जकार्ता में स्वर्ण और उसी वर्ष तेल अवीव में एशियाई कप में रजत पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य भी थे। उन्होंने 1963 की संतोष ट्रॉफी जीतने वाली महाराष्ट्र टीम की कप्तानी की। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पूर्व भारतीय फुटबॉलर ओ चंद्रशेखरन का अगस्त 2021 में निधन हो गया है और इन्होंने 1960 के रोम और 1964 के टोक्यो ओलंपिक में जो टीम ने भाग लिया था उसका ये हिस्सा थे। तो दोस्तों ये थे 29 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कितने चिकित्सा संस्थानों का नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखने का फैसला किया। इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए था, 2 चिकित्सा संस्थानों के नाम। और वो चिकित्सा संस्थान कौन कौन से हैं, तो बुलंदशहर के मेडिकल कॉलेज और लखनऊ के सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान का नाम जो है कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। और इसका आंसर जो है लगभग सभी स्टूडेंट्स ने सही दिया था। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार सुल्तानपुर जिले का नाम बदलकर क्या रखने की तैयारी कर रही है। ऑप्शन नंबर ए है लवकुश नगर, बी है कुश भवनपुर, सी है राम सदन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।